हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को आज हम देखेंगे कि हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से और फिर हमारे जागरूकता की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करता है। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिख रहे हैं इन्हीं टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रीफली डिस्कस करते हुए चलेंगे जिससे हमें एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएं वो हमसे सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के ऊपर बात करेंगे, फिर राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उसके ऊपर बात करेंगे, फिर राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, उसके बाद इन सारे चैप्टर्स पे बात करेंगे। उसके बाद हम, अगर देखिए पार्ट 1 में कंप्लीट होता ठीक है, पार्ट 2 में ठीक है, उसके बाद हम एक टेस्ट लगाएंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पोस्ट के ऊपर। राष्ट्रपति, ठीक है, तो इनकी महत्ता के बारे में एक दो शब्द जान लीजिए। अगर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, जो कार्यपालिका है, विधायिका कार्यपालिका तो आपको पता ही होगा, है ना। तो जो कार्यपालिका का प्रधान होता है, प्रमुख होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगर बात करें कि संविधान का प्रधान या संविधान का प्रमुख या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगर एक चीज़ और आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा आपको पता है। आज से याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट भी संसद के पार्ट होते हैं, यानी कि संसद लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से मिलके बनती है। ठीक है, और अगर हम वर्तमान में बात करें कि कौन है प्रेसिडेंट, तो 15th प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, जो एक ट्राइब्स कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगर आपसे अनुसूचित जाति की बात की जाएगी तो के आर नारायण है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि ट्राइब्स कैटेगरी से फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद, आर्टिकल्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि जो भारतीय संविधान है वो भारत के लिए एक प्रेसिडेंट का, ठीक है, भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53 में क्या है, इसमें जो कार्यपालिका संबंधित जो शक्तियां हैं प्रेसिडेंट की, ठीक है, और जो संघ की कार्यपालिका है उसकी जो सारी शक्तियां हो प्रेसिडेंट में निहित होंगी, ये बात अनुच्छेद 53 में लिखी गई है। ठीक है, इसका क्या मतलब, देखिए बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है और रियल हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। वो क्यों, तो इसमें देखिए कोई भी कार्य होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से जारी होता है, लेकिन उसे करता कौन है, उन अधिकार को इंजॉय कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इनका सिर्फ नाम यूज होता है, काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर या बोलने कैबिनेट या फिर मिनिस्ट्रियल काउंसिल। ठीक है, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 54 में बात की गई है कि जो निर्वाचक मंडली होगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो किस प्रकार से नहीं, कौन कौन से होंगे उसमें। तो इसमें लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा के मेंबर होंगे। ठीक है, किसमें, निर्वाचक मंडली में जो प्रेसिडेंट को चुनेगी। ठीक है, अब देखिए ये तो आपने जान लिया, लेकिन इसमें अनुच्छेद 55 क्या कहता है। जैसे मान लीजिए ये तो इलेक्टोरल कॉलेज बन गया आपका, चुनने की जो पद्धति है जनरल इलेक्शन की तरह नहीं होती है। इसमें सिंगल प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के मेंबर जो होते हैं वो एक इंसान को वोट नहीं करते, वो हर किसी को प्रेफरेंस में सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, तो अगर मुझे होता है ना कि अगर मुझे प्रेसिडेंट चुनना है तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस किसी एक इंसान को दिया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो एक और इंसान है वो अगर पहला नहीं बन पाया तो दूसरा को मैं बनाना चाहता हूँ, दूसरा नहीं बन पाया तो तीसरे पे तो किसी को भी डाला जा सकता है ना।
तो इस प्रकार से प्रेफरेंस सेट करना होता है, तो इसलिए उसको सिंगल प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आप प्रोपोर्शन, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की भी बात होती है, इसके ऊपर हम समझेंगे, है ना। अभी तो इतना ही जानिए ब्रीफली। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपने वहाँ लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, इस पद्धति को। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा उससे रिलेटेड जानकारी है। तो 6 ईयर, अगर वो अपने पोस्ट पे कार्यरत हैं तो 6 ईयर। ठीक है, और उनका जो एक्सपायरी डेट है वो आप बताइएगा कितना है, क्या है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पे। अब देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता से रिलेटेड बातें। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, और जब आप इलेक्शन लड़ रहे हो प्रेसिडेंट का तो आपको किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए आप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति की अन्य योग्यताओं में लोकसभा का सदस्य आप बनने की योग्यता रखते हो। ठीक है, और लाभ का पद धारण नहीं करते हो, ये क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता, अगर राष्ट्रपति के चुनाव आप लड़ने जाते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद की बात करें तो इनके सदस्य के जो पद होते हैं उनको लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है वो पद्धति इसमें समझाई गई है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसलिए यहाँ पर देश के प्रमुख औपचारिक पद के लिए चुनाव होता है। ठीक है, औपचारिक पद के लिए चुनाव होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अन्य चुनाव पद्धति अपनाई जाती है, जो हमने अनुच्छेद 55 में देखी थी। ठीक है, इसमें क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है, हर किसी को एक समानुपात में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ठीक है, अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब चुनाव होगा तो आप डायरेक्ट वोट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपने जिनको चूज करके भेजा है वो प्रेसिडेंट को चूज करेंगे। ठीक है, अब समझ में आया। तो यहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यही है कि हर किसी को, जैसे जो भी कैटेगरी है, जो भी रिप्रेजेंट करते, जैसे मान लीजिए कोई भी कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड अगर कोई संसद है, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट के कोई संसद हैं, वो जिस संख्या को, जिस जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं का तो रिप्रेजेंटेशन लेके वहाँ तक पहुँचे हैं, है ना, उन्हीं का वोट लेके पहुँचे हैं, और वही क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति को चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वाली एकल संक्रमणीय पद्धति का, अभी बोला मैंने सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का पद्धति भी समझाई। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जो मैंने बात करी थी आर्टिकल 50, किसमें, आर्टिकल 53 था ना, आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 54 था। ओके, आर्टिकल 54 में जो पद्धति है, ठीक है, उस सॉरी जो पद्धति नहीं, आर्टिकल 54 में राज्यसभा, लोकसभा तथा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके ऊपर बात हमने करी थी। ठीक है, ये बात अनुच्छेद 54 में लिखी गई है। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं तो मोटा मोटी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, वो निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य इसमें प्रस्ताव रखने चाहिए। ठीक है, जैसे जो भी निर्वाचक मंडल गठित होगी उसमें 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे और 50 जो सदस्य होंगे अनुमोदक होंगे। ठीक है, यानी कि अगर किसी राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ना हो तो कम से कम 100 व्यक्ति आपके पक्ष में होने चाहिए।
ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इलेक्शन में या फिर इलेक्शन लड़ने से पहले के कंडीशन। ओके, अगले लाइन पे बात करते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज पता होना चाहिए। इसके बारे में संविधान में कोई जानकारी नहीं मिलती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति कितनी बार प्रेसिडेंट पद पर चुनाव लड़ सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बारी भारत के राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार के विवाद से संबंधित मैटर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रकाल, मतलब यहाँ पे जो हमने टेन्योर की बात करी थी वो 5 वर्ष की होती है ना। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के पद त्यागने से पहले चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोजित करवा देता है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। तो इस पेज पे आपने क्या सीखा, इस पेज पे आपने ये जाना कि अगर राष्ट्रपति के पद के लिए कोई खड़ा होता है उम्मीदवार, तो उसके लिए जो निर्वाचक मंडली है उसमें 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो अनुमोदक होने चाहिए। तभी जब 100 व्यक्ति आपके पक्ष में हों तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है लिमिट के ऊपर। ओके, तो याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसका जगह उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं CJI वो संभालते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति के मतलब तौर पर कार्य करते हैं। ऐसा अभी तक सिर्फ एक बार पॉसिबल हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था, M हिदायतुल्लाह ने, ठीक है। ये सिर्फ एक बार हुआ है भारत के हिस्ट्री में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद खाली होता तो उसमें कंडीशन है कि इलेक्शन कमीशन 6 माह के अंदर इलेक्शन करा दे। ओके, राष्ट्रपति के वेतन के ऊपर बात करें तो राष्ट्रपति का वर्तमान में अगर बात करें वेतन तो 5 लाख प्रति माह हो गया है और उनके लिए 9 लाख वार्षिक पेंशन का भी उल्लेख किया गया है। कितना? 9 लाख वार्षिक पेंशन। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उनके ऊपर। भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो उनका जो नियुक्ति संबंधित अधिकार है उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के पास नियुक्तियों का अधिकार होता है, यानी भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। पहला, ठीक है, ये नियुक्ति संबंधित अधिकार के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया कि प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद में जो मेंबर आते हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद करता है, ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भी, मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, है ना, कैग हुए और फिर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका भी, है ना, और भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है, UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं, वित्त आयोग के जो क्या होते हैं बताइए, वित्त फाइनेंशियल कमिश्नर होते हैं ना, तो वित्त आयोग के अगर कोई हैं, और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग के जो मतलब अध्यक्ष होते हैं, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं,
ठीक है। तो एक बारी फिर से देख लीजिए, यहाँ पे लिखता हूँ कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसके बाद क्या है अटॉर्नी जनरल, उसके बाद क्या है हेड ऑफ यूपीएससी यानी कि चेयरमैन यूपीएससी के, उसके बाद बताइए जो फिनेंस कमीशन है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्लस जो पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कमीशन होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। और सभी स्टेटों के गवर्नर का भी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नियुक्ति संबंधित अधिकार हैं प्रेसिडेंट के। अब उनका जो विधायी शक्ति है वो क्या है वो देखिए। यहाँ पे हमने बात करी थी कि जो प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र को आहूत करने, संसद के सत्र को समाप्त करने, आहूत यानी बुलाना, ठीक है, आहूत करने, समाप्त करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में अपना भाषण दे सकता है, ये उसके लिए स्वतंत्रता का बात हो गया, लेजिस्लेटिव पावर है उसका, वो किसी भी सदन में अपना स्पीच दे सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कानून बनता है, आज के बाद याद रखिएगा। ठीक है, संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी आवश्यक है, लेकिन अगर एक बारी धन विधेयक पेश हो गया तो उसे राष्ट्रपति ठुकरा नहीं सकते। और कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा, इसका चयन कौन करता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार कौन किसके पास है, स्पीकर के पास, लोकसभा के। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ये प्रोविज़न है। ठीक है, जब किसी मैटर पे हर्डल आती है और लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बैठने की आवश्यकता होती है तो यही बुलाता है। राष्ट्रपति के पास में राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन करने का अधिकार है, ठीक है, इसे याद रखिएगा किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से। कला साहित्य पत्रकारिता जो 12 सदस्यों का मनोनयन का क्षेत्र है, कला साहित्य पत्रकारिता सामाजिक कार्य अच्छे काम करने वाले व्यक्ति। ठीक है, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो संविधान में किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो 123 में। ठीक है, जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और देश में किसी भी कानून को लागू करने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, अध्यादेश क्या है, अध्यादेश वही किसी कानून को लागू कर देना है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। तो अध्यादेश किसी भी सामान्य कानून की तरह काम करता है, लेकिन जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उसके 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को संसद से पारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, और अन्यथा जो अध्यादेश है वो लागू नहीं हो सकता। ठीक है, संसद का जब सत्र शुरू हो तो उसके 6 सप्ताह के अंदर ही उस अध्यादेश को संसद में पारित कराना आवश्यक होता है, विद इन 6 वीक। ठीक है, अब सेना से संबंधित रिलेटेड उनका जो पावर है वो क्या है, वो तीनों यानी कि एयरफोर्स, उसके बाद क्या है आर्मी, और इसके बाद क्या है नेवी, तो इन तीनों का हेड होता है। ठीक है, कमांडर होता है। अब क्षमादान की जो शक्तियां हैं उनके ऊपर बात करते हैं। क्षमादान की शक्तियों में अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो प्रमुख शक्तियों में से एक है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को का सज़ा माफ़ कर सकते हैं, किसका, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करके। और यहाँ सज़ा के प्रकार को भी वो बदल सकते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 172 के तहत दिए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के ऊपर बात करते हैं। अनुच्छेद देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास संविधान के भाग 18 के अंतर्गत, ठीक है, कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं जारी करने की। तो 352-360 के बीच में आपातकाल से संबंधित शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 352 से लेके
360 के बीच में जो इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी से रिलेटेड जो बातें हैं उसके ऊपर बात की गई है। तो भाग 18 याद रखिएगा, संविधान का भाग 18 में आपातकालीन स्थिति है ना, भारत में आपातकाल वाला विषय है। ठीक है। अब अनुच्छेद 352 के तहत क्या करता है राष्ट्रपति? मंत्रिपरिषद की सलाह को लेकर विभिन्न स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है। विभिन्न स्थितियों में जैसे अगर युद्ध, आक्रमण हो, फिर उसके बाद आर्म रिबेल हो यानी कि सशस्त्र विद्रोह हो, है ना, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को लेकर विभिन्न स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। स्थिति अगर युद्ध आक्रमण की बन गई, जैसे 1962 में हुआ था, 1971 में हुआ था, सशस्त्र विद्रोह अंदर अपने कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई देश के, है ना। अब यहाँ पे बात करें क्या, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर होता है किसी स्टेट में तो भी वहाँ पे अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर का मतलब क्या है? अगर कोई स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है तो। अनुच्छेद 356 में क्या है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है बताइए? राज्य के संवैधानिक तंत्र में विफल होने के कारण वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और 352 में क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल। तो किस स्थिति में था वो भी आपने देखा। यहाँ पे अगर कोई स्टेट, जैसे मान लीजिए यूपी के मतलब जो सीएम है वो संविधान के परे जाके काम करना स्टार्ट कर दें तो गवर्नर प्रेसिडेंट है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर की स्थिति है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं सत्ता और प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कार्य करती है उस स्टेट के ऊपर, है ना। अनुच्छेद 356 के प्रयोग का बहुत बार हो चुका है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जब राज्यों में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है ना, इलेक्शन हुआ स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के कई दावेदार हो जाते हैं उस समय। ठीक है। उस समय केंद्र सरकार क्या करती है, राष्ट्रपति शासन लगा सकती है यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है। अनुच्छेद 360 में फिनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाती है। ये क्या है, वित्तीय आपातकाल, बताइए। अभी तक एक बार भी लगा नहीं है। ठीक है। अगर ऐसी फिनेंस रिलेटेड कोई इशू होता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, इसमें देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी भी प्रभावित होती है जो अन्य स्थितियों में नहीं प्रभावित होती है। ठीक है। और वित्तीय फेल्योर ऐसे फिनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब फिनांस में कोई मतलब क्राइसिस आए, है ना, तो ऐसी स्थिति में। यहाँ पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, जो विभिन्न राष्ट्रपति रहे हैं उनकी विशेषताओं के ऊपर। इसके ऊपर हमने एक अलग से सेशन कर लिया है, उसे आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्रीफली देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे तथा वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने रहे। ठीक है। राष्ट्रपति बीबी गिरी की बात करें तो निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी इनके लिए। पहली बार वाली मतगणना में ये नहीं चुन के आए थे। भारत के अगर नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो ये ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो निर्विरोध चुने गए। भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। ठीक है। देखिए सेशन कंप्लीट हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, पढ़िए ध्यान से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, या ब्रिटेन के राष्ट्रपति सम्राट से, या श्रीलंका के राष्ट्रपति से, बताइए। दूसरा क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव।
तो देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया, आंसर आप कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट सेक्शन में डालिएगा सेशन कैसा है, फीडबैक दीजिएगा, है ना, कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में कहीं प्रॉब्लम हुई है क्या, और फिर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।